हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। और मैं मुकुल खरबंदा आज आपके साथ इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। 101वां संविधान संशोधन कानून जो कि 2016 में पास किया गया था, उससे रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 246A। तो हाँ, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया था जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों को पावर होंगी जीएसटी से रिलेटेड संबंधित कानून पास करने के लिए। मगर एक क्लॉज डाला गया साथ ही साथ जिसमें यह कहा गया कि अगर इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो इंटर स्टेट ट्रेड में जो जीएसटी लगाया जाएगा उससे रिलेटेड पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी। दूसरा, इट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 279A विच प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो बिल्कुल ये भी सही है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बारे में कि इसमें आर्टिकल 279A इंसर्ट किया गया जिसके तहत जीएसटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। Third, it amended Article 368 to insert a clause with the effect that amendment of Article 279A, Article 279A जिसमें कि जीएसटी काउंसिल के बारे में कहा गया है, उसको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी और साथ ही साथ रैटिफिकेशन बाय हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए होगा। तो बिल्कुल ये भी सही है। आर्टिकल 279A को अमेंड करना काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ऑल द अबव सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आज का दूसरा क्वेश्चन, in order to change the boundary of a state, a law has to be passed by the parliament. For the passage of this law, which of the following is correct? जब भी किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना होता है, एरिया डिमिनिश करना होता है, कम करना होता है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी होती है या फिर उस स्टेट का नाम ही बदलना होता है, तो एक कानून के पास किए जाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट को एक कानून पास करना होता है। उस पार्लियामेंट के पास किए गए कानून से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या उस कानून के पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। क्या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में। क्या 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, साथ ही साथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए। क्या या फिर क्या 3/4 मेजॉरिटी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में चाहिए। तो इसका ए सही आंसर है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इस कानून के पास होने के लिए। लोकसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इन स्पेशल रेफरेंस द बेरुबारी यूनियन 1960 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। जब राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि कोई भी इंडियन टेरिटरी को सीड करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री को देने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसीजर सही होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही ठहराया। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट बाय सिंपल लॉ। क्या सिंपली पार्लियामेंट एक कानून पास करके देश का कोई भी हिस्सा फॉरेन स्टेट को दे सकती है, या फिर उसके लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन ही काफ़ी होगा। मंत्रिमंडल भी अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दें तो क्या इंडियन टेरिटरी का कोई हिस्सा दिया जा सकता है, या फिर कोई हिस्सा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा, या फिर इंडियन टेरिटरी का कोई हिस्सा हम सीड कर ही नहीं सकते, किसी फॉरेन स्टेट को दे ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। तो इसमें से सी सही आंसर है। हम दे तो सकते हैं अपनी टेरिटरी का कोई हिस्सा अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होता है, पर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाना पड़ेगा और आर्टिकल 368 में इसका प्रोसीजर मेंशन किया गया है। रिसेंटली आपने देखा होगा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था और ये इंडो बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट से रिलेटेड था। कुछ एरियाज हमने बांग्लादेश को दे दिए और कुछ एरियाज जो बांग्लादेश की टेरिटरी में थे वो हमें दे दिए गए। इस एक्सचेंज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया जो कि 100वां संविधान संशोधन कानून था। अब एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस वाज नॉट रिलेटेड टू रिजर्वेशन।
सरकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की पॉलिसी से कौन सा इनमें से सुप्रीम कोर्ट का केस रिलेटेड नहीं है, वॉज नॉट रिलेटेड? पहला, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964। ये केस एफर्मेटिव एक्शन से, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आधी से ज़्यादा सीट्स आप रिजर्व मत करिए। दूसरा केस जो कि 1992 में हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। इसमें भी सरकार ने यही कहा कि रिजर्वेशन तो वैलिड है, पर आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो सके। और उनमें से पहली थी कि बैकवर्ड क्लासेस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए, सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे बैकवर्ड होनी चाहिए। दूसरा कि बैकवर्ड क्लासेस एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ना हो, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनका ना हो रहा हो, सही से वो अपने आप को नहीं पहुंचा पा रहे हो बिना रिजर्वेशन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या फिर एम्प्लॉयमेंट में। और इसके साथ साथ एक और बात कही गई कि 50% रिजर्वेशन एक्सीड ना करे, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए कि जो वर्ग अभी पिछड़े नहीं हैं उनके साथ भेदभाव ना हो। इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सी, पीए इनामदार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोटाज नहीं लगाए जाने चाहिए, पर सिर्फ प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं कहा गया। और इसी को हटाने के लिए एक और जानकारी कि इसी को हटाने के लिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और ये कहा गया कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो तीनों ही केस सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड हैं। डी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि डी ऑप्शन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ये मैंने एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया भी था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, दिस वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया था? पर इससे पहले मैं आपको कुछ रेलेवेंट चीज़ें बता दूं। आर्टिकल 21A पार्ट 3 में इंसर्ट किया गया था और इसीलिए तभी राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन सका। इसका आंसर सी है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया था और साथ ही साथ आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, उसको अमेंड किया गया था ताकि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजें, स्कूल्स में भेजें, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है। सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और अच्छे से शिक्षित करवाएं। यहाँ पे मैं ख़त्म नहीं करूँगा, जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं ऑप्शन में, उनके बारे में बताता हूँ एक बारी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में कुछ चेंजेस लाए गए थे ताकि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आया था, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाने थे वो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए किए गए। लास्ट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये एनजैक से रिलेटेड है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। एनजैक को लाने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। ये कहा कि ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, और तब से इसको इनवैलिड करार कर दिया गया। अब एक आसान सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वॉज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? बी आर अम्बेडकर साहब ने इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट को संविधान की दिल और आत्मा कहा था? पहला, क्या राइट टू इक्वालिटी को कहा था? क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहा था? क्या राइट टू रिलीजन को कहा था? या क्या लास्ट राइट जो कि आर्टिकल 32 में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या इसको कहा था? तो डी इसका सही आंसर है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था और ये आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है। बाकी के सारे राइट्स, पहले 5 फंडामेंटल राइट्स जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ये सभी राइट्स को एनफोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया गया है कि अगर आपके ये मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और अपने इन 5 राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं। और इन 5 राइट्स का एनफोर्समेंट 6th राइट पे डिपेंड करता है, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। याद रखना, यूपीएससी में पहले भी पूछा गया है और बाकी एग्जाम्स में भी आगे भी पूछा जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन नहीं किया गया? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को, स्टेट को सजेशन के तौर पे नहीं बताता है? पहला, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो हाँ बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल 39A में ये इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बिल्कुल ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन्ड है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। ऑप्शन थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, तो बिल्कुल अगर आप ध्यान से आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार, आने वाली सरकारें ये कोशिश करेंगी कि काउ स्लॉटर ना हो। और नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो बिल्कुल ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में मेंशन किया गया है कि आने वाली सभी सरकारें ये कोशिश करेंगी कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, शांतिपूर्वक संबंध हमारे नेबर से भी और बाकी की दुनिया से भी बने रहे। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन कौन लोग वोट करते हैं और कौन कौन से नहीं करते, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक बार रेलेवेंट आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल 54 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल सही है, वोट करेंगे। और याद रखिए ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको ये बताया जा सके कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं वोट करते। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और तीनों ही नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स ये भी सही है। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं वोट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा के भी नहीं करेंगे, राज्यसभा के भी नहीं करेंगे और विधानसभाओं के भी नहीं करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं वोट करते। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। अब देखिए ए बी सी डी में से कौन सा 1 और 2 कहता है, तो बी 1 और 2 कहता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंडिया में कैग को कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब को कौन अपॉइंट करेगा? क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, क्या प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे, या फिर क्या प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसेंट से करेंगे, या क्या संसद से अपॉइंट किया जाएंगे कैग? तो प्रेसिडेंट सही आंसर है। राष्ट्रपति कई सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं देश में, उनमें से एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी है। इनके बारे में एक दो और जानकारी देना चाहूँगा। एक तो कि करंट कैग कौन है, तो करंट कैग शशिकांत शर्मा साहब हैं।
दूसरी बात कि इन कैग के बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर कर सकते हो, उसमें और डिटेल्स कैग के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि कैग से रिलेटेड हैं वो मेंशन किए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को अगर रिजाइन करना है तो इसमें से कौन सा सही है। रेजिग्नेशन, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे, क्या वो अपना रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्पीकर को भेजना पड़ेगा ये रेजिग्नेशन, क्या ये रेजिग्नेशन स्पीकर को ही प्रेसिडेंट सबमिट करेंगे, या फिर क्या ये रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली ये बात कम्युनिकेट करेंगे स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल को। तो डी ऑप्शन इसमें से सही है। राष्ट्रपति को अगर रिजाइन करना है तो उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति को देना पड़ेगा, और ये कंपल्सरली उपराष्ट्रपति को इमीडिएटली कम्युनिकेट करनी पड़ेगा लोकसभा के स्पीकर को। ये बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 में। तो अगर आप आर्टिकल 56 पढ़ोगे जिसमें प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में कई चीज़ें लिखी गई हैं, उसी में मेंशन किया गया कि any resignation that has to be made by president has to be submitted to vice president and has to be immediately communicated to speaker of house of the people। तो आप आर्टिकल 56 एक बार रेफर कर सकते हो। अब 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में सही है। पहला, अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उनकी ये एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करते हो। दूसरा, अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भी यही सेम एलिजिबिलिटी है कि उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करते होना चाहिए। और थर्ड, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या किसी स्टेट के गवर्नर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। और ऑप्शन फोर्थ, एन एमपी स्टैंड्स डिसक्वालिफाइड इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या एमपी चाहे वो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते होंगे। तो ये सभी सही ऑप्शंस हैं। ना ही प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं, ना वाइस प्रेसिडेंट, ना कोई गवर्नर किसी स्टेट के, ना ही कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। पर यहीं पे नहीं रुकूंगा, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आर्टिकल 58 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। आर्टिकल 66 सेम चीज़ वाइस प्रेसिडेंट के लिए कहता है कि उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। आर्टिकल 157 गवर्नर के लिए कहता है और आर्टिकल 102 ये कहता है कि कोई भी एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज जनरली यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट टू फ्रीडम एज एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा होगा और अभी देखा भी, आर्टिकल 32 में राइट टू रेमेडी दिया गया है। अगर कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए एक रिट ऑर्डर इशू कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राइट टू फ्रीडम को एनफोर्स करने के लिए आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिटन ऑर्डर इशू करते हैं, कौन सी रिट इशू की जाती है। ऑप्शन ए हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन 2 मैंडेमस, सी प्रोहिबिशन और फोर्थ क्वो वारंटो। तो हेबियस कॉर्पस इसका सही आंसर है। इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है कि जिस किसी को भी अरेस्ट या डिटेन किया गया है, बंदी बनाया गया है, उसको पुलिस या कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सामने लाए कोर्ट के और कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जो भी प्रोसीजर या रीजंस थे अरेस्ट और डिटेंशन के वो सही थे या नहीं थे। अगर वो प्रोसीजर्स इर्रेगुलर थे तो कोर्ट उस पर्सन को जिसको अरेस्ट और डिटेन किया गया था उसको फ्री भी कर सकते हैं।
अब धीरे धीरे पहुंच गए हम 13th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। पहला, ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड टू द एक्सटेंट दैट ही और शी कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किए जा सके, तभी उन्हें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। या ऑप्शन बी, ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या वो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ही अटॉर्नी जनरल ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। सी, क्या उनकी रेम्यूनरेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और ऑप्शन डी, क्या उनको राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होगा। क्या वो दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़रूरी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किए जा सकें। बिल्कुल वो ऑफिस तब तक ही होल्ड कर सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति चाहें। सी गलत है, हिज और हर रेम्यूनरेशन शैल नॉट बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बट इट शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के राष्ट्रपति ये डिसाइड करेंगे कि अटॉर्नी जनरल को कितनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी। और ऑप्शन डी, ही और शी हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, तो ये बिल्कुल सही है। आपको ये बताना था कौन सा सही नहीं है। एक और चीज़, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स उसी में ही मेंशन किए गए हैं। और आर्टिकल 88 में ये लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो 76 और 88 जरूर ध्यान से एक बार पढ़ना। अब देखते हैं आज का 14th क्वेश्चन। द डिस्प्यूट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय। इनमें से कौन सी बॉडी राष्ट्रपति और उपराष्ट्र के इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट उठेगा तो उसको सेटल करेगी। क्या वो देश का सुप्रीम कोर्ट होगा, क्या कोई हाई कोर्ट होगी, क्या जिला अदालत होगी, या क्या देश का चुनाव आयोग होगा। तो चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर है। आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसे सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट सेटल करेंगे। अब देखते हैं आज का 15th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट एज एक्सप्रेस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा राइट टू फ्रीडम एब्सोल्यूट है और उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी। दूसरा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, संगठन बनाने की आज़ादी। तीसरा, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और फोर्थ, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये चारों के चारों फ्रीडम्स आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बार जरूर कॉन्स्टिट्यूशन से इसको रेफर करें। अब आंसर नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, क्योंकि चारों की चारों फ्रीडम्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। पार्लियामेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल द फ्रीडम्स मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि देश की एकता और अखंडता के इंटरेस्ट में। दूसरा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस पे भी देश की एकता अखंडता में, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस में, मोरालिटी के इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। और थर्ड और फोर्थ फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में या वहाँ रहने वाले आदिवासी के इंटरेस्ट में थर्ड और फोर्थ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब देखते हैं 16th क्वेश्चन। विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी, चार ऑप्शंस में से कौन सी कमेटी या कमीशन ने संविधान में मूलभूत जिम्मेदारियां या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी? पहला, कोठारी कमीशन, ये तो 1964 में आई थी और इसने एजुकेशनल रिफॉर्म्स
शैक्षणिक सुधारों पे रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट, सच्चर कमेटी, ये मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज़ के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इसने रिपोर्ट दी थी। सी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये सही आंसर है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट की गई थी। और लास्ट, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे के लिए अपॉइंट की गई थी, चुनाव सुधारों से संबंधित इसको रिपोर्ट देनी थी। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत एस्टैब्लिश की गई थी। उसके चेयरमैन या बाकी मेंबर्स की सैलरीज और अलाउंसेस कौन सी बॉडी इनमें से डिसाइड करती है? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्या संसद डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, क्या प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, या फिर प्रेसिडेंट विद प्रायर कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार NHRC के मेंबर्स की और चेयरमैन की सैलरीज और अलाउंसेस डिसाइड करती है। पार्लियामेंट काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सैलरीज डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, इन सभी की सैलरीज पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल की सैलरीज डिसाइड करते हैं। 18th क्वेश्चन, as per the Constitution of India, whose decision is final in case a dispute arises whether a particular bill is money bill or not? अगर ये डिस्प्यूट उठता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इनमें से किस का डिसीजन फाइनल होगा? क्या वो प्रेसिडेंट होंगे, या लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन होंगे, या फिर ये डिस्प्यूट एक जॉइंट सिटिंग में सेटल किया जाएगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स प्रेजेंट होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के स्पीकर ये डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, और उनका डिसीजन फाइनल होगा। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल, जिसमें कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, उस 8 शेड्यूल से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हैं तो मल्टीपल करेक्ट के लिए भी ऑप्शन डी दिया हुआ है। फर्स्ट, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 इंसर्टेड सिंधी। क्या 21वें संविधान संशोधन कानून ने सिंधी लैंग्वेज इंसर्ट की थी 8 शेड्यूल में? इसी तरह क्या 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में पास किया गया था, उसने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इंसर्ट की थी 8 शेड्यूल में? या फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बोडो, संथली और मैथिली इंसर्ट की थी? या फिर सिर्फ 4th? तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। डी करेक्ट है। ये सभी अमेंडमेंट्स याद रखें, ये इसीलिए क्वेश्चन मैंने डाला था कि ताकि आपको ये चारों की चारों अमेंडमेंट्स जो कि 8 शेड्यूल में की गई हैं वो अच्छे से याद हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आर्टिकल 279A रिसेंटली इंसर्टेड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016? ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस किया था। 20th क्वेश्चन में एक बार फिर से 101वां संविधान संशोधन कानून 2016 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GST से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स में है और आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको वो स्टेटमेंट चुननी है जो कि सही नहीं है। पहला, क्या GST काउंसिल केंद्र के फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्र के ही जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर जिनको हम यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट कहते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट, तीनों के तीनों क्या GST काउंसिल में होंगे? तो बिल्कुल सही, GST काउंसिल इन्हीं तीनों से बनता है। सेकंड, क्या इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए GST काउंसिल के 1/2 ऑफ द मेंबर्स को प्रेजेंट रहना जरूरी है? तो बिल्कुल ये भी सही है। आर्टिकल 279A में ये भी कहा गया कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ GST काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम एट इट्स मीटिंग्स। थर्ड, इट सबस्यूम्स फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या संविधान के आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश की जाती है उसको
आर्टिकल 279A के अंदर ही डाल दिया गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सही नहीं है। आर्टिकल 280 के अंदर ही अभी भी फाइनेंस कमीशन है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और एक बार डी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। मेंबर शाल चूज अमंग देमसेल्व्स अ वाइस चेयरमैन। क्या जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स अपने में से ही किसी एक को वाइस चेयरमैन चूज करेंगे? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होंगे और वाइस चेयरमैन के लिए अपने में से ही जीएसटी काउंसिल कोई एक पर्सन को चूज कर लेगा। अब देखते हैं 21st क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी बॉडी का मेंशन संविधान में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी, तो इसका मेंशन आर्टिकल 338 में किया गया है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इस बॉडी का आर्टिकल 338A में मेंशन किया गया है, इसलिए ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशन से बनाई गई थी। कैबिनेट ने जब रेजोल्यूशन पास किया तो सीवीसी का गठन हुआ था। ऑप्शन डी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये आर्टिकल 350B में मेंशन की गई है और ये आर्टिकल 350B 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंसर्ट किया था। साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ, ये आर्टिकल 338A जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, एस्टैब्लिशमेंट बताया गया है, ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई थी। Next, 22nd question. The members of CIC are appointed by the president on the recommendation of a committee. Who among the following is not a member of that committee? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, जो कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था, उसके मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर एक कमेटी की रिकमेंडेशन लेनी होती है। इन चारों ऑप्शन में से कौन उस कमेटी के सदस्य नहीं होते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी? पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं उस कमेटी के मेंबर। लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, ये भी होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा, ये उस कमेटी के मेंबर नहीं होते। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, ये भी उस कमेटी के मेंबर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को सीआईसी की मेंबरशिप के लिए रिकमेंडेशन भेजती हैं। तो इसका सही आंसर है डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा, जो कि उस कमेटी के मेंबर नहीं होते, जो सीआईसी के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देती है। अब देखते हैं 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सा आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 337, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371A और आर्टिकल 370C, ये चार ऑप्शन है। तो आर्टिकल 370 इसका सही आंसर है, जरूर याद रखें। ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, जिसके तहत कई चीज़ें होती हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पार्लियामेंट की पावर्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए कानून बनाने की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कम पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेशन से रिलेटेड, कानून बनाने से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल 371A, ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है नागालैंड को। और आर्टिकल 371C, ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है मणिपुर को। तो इसलिए ये सभी याद रखें, खास तौर पे आर्टिकल 370। अब देखते हैं 24th क्वेश्चन, एट व्हाट मिनिमम एज कैन अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ जिला परिषद? जिला परिषद का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज की रिक्वायरमेंट है? क्या वो 21 साल है, 25 साल है, 30 साल है या फिर 35 ईयर्स है? तो 21 ईयर्स इसका सही आंसर है। किसी भी लोकल गवर्नमेंट का मेंबर बनने के लिए, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, म्यूनसिपल काउंसिल हो, या फिर ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, जिला परिषद हो, इन सभी का मेंबर्स बनने के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एमएलए बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए 25 ईयर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लोकसभा का एमपी बनने के लिए भी 25 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम रिक्वायरमेंट है। राज्यसभा का एमपी बनने के लिए 30 साल मिनिमम एज होना जरूरी है।
और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग ऑफिसेस होल्ड करने के लिए मिनिमम कितनी एज रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में हमने देखा। अब देखते हैं 25th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीएसी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या इसके 22 मेंबर्स होते हैं? तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पीएसी के 22 मेंबर्स ही होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सेकेंड, क्या इसका फंक्शन होता है टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग विच आर लेड बिफोर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट? क्या इस कमेटी का ये काम है कि वो कैग के द्वारा सबमिट की गई ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करे? तो हाँ, इस कमेटी का यही फंक्शन है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सी, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पीएसी, ये भी सही स्टेटमेंट है। किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर को पीएसी का मेंबर नहीं नियुक्त किया जा सकता या इलेक्ट किया जा सकता। ऑप्शन डी बचता है, बाय कन्वेंशन चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज अ पर्सन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी यहाँ पे गलत है, बाय कन्वेंशन चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी हैज टू बी अ पर्सन फ्रॉम द ओपोजिशन, क्योंकि सरकारी खातों की जांच करने के बाद कैग रिपोर्ट सबमिट करता है तो उनकी जांच तो ओपोजिशन को ही करनी चाहिए, इसलिए इस कमेटी के चेयरमैन भी ओपोजिशन का ही आमतौर पे कोई मेंबर होता है। ये ऐसा कन्वेंशन डेवलप हुई है और ये कन्वेंशन 1967 के बाद से कंटिन्यूसली फॉलो करी जा रही है। अब क्योंकि आज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसलिए क्वेश्चन से रिलेटेड ही एक कोट, द क्वेश्चन इजंट हु इज गोइंग टू लेट मी, इट इज हु इज गोइंग टू स्टॉप मी। सवाल ये नहीं है कि आपको और मेरे को कौन अपने अपने मकसदों तक पहुंचने देगा, सवाल ये है कि आपको और मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय है। और ये कोट कहा था आयन रैंड ने। इनकी कई किताबें हैं, एक मशहूर किताब है फाउंटेन हेड, बहुत ही ऑसम बुक है। वोकैबलरी काफ़ी ज़्यादा है, वर्ड्स काफ़ी अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर आप वोकैबलरी भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ें, और वैसे भी अच्छी बुक है।